द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी करने वाले सभी भाई और बहन जिन्होंने अपने सेकंड पेपर के लिए सामाजिक अध्ययन इस सब्जेक्ट का चुनाव किया है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके घटना चक्र की बुक से लिया गया है। तो यदि आप प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस बुक को खरीद सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो अंतरिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था इसमें, यहाँ पर आपका विकल्प डी VR अम्बेडकर बिल्कुल सही रहेगा। आज थोड़ी तबीयत भी खराब है, सर्दी जुकाम बुखार है, तो इसलिए ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। दूसरे नंबर पर चलते हैं। एक जनजाति है जिसका नाम है शोम्पेन। शोम्पेन नाम की जो जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है। विकल्पों को आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ने के बाद फटाफट उसको कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए, अथवा आप अपने मन में भी इन आंसर को दोहरा सकते हैं। हम लोग विकल्प नहीं पढ़ेंगे। तो दूसरे प्रश्न में आपका अंडमान निकोबार में कंफ्यूज नहीं होना है। आपका दूसरा वाला जो विकल्प है निकोबार, यही आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई इसमें दिमाग लगाना नहीं है, पहला विकल्प न्यायपालिका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो इस उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। चौथे नंबर में आपका पहला विकल्प डॉक्टर राधाकृष्णन बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पाँचवें नंबर पर कैबिनेट का क्या मतलब होता है। तो कैबिनेट से क्या समझते हैं आप, यही आपको बताना है। तो पाँचवें नंबर में कैबिनेट जो होता है तो वो कैबिनेट स्तर के मंत्री, यहाँ पर विकल्प बी इस आंसर शीट में सही दिया गया है और इस विकल्पों के अनुसार आपका विकल्प बी ही सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने छठे नंबर पर। लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। अब ऐसे आसान प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो टारगेट किस वर्ष तक दिया गया है। टारगेट भैया यहाँ पर आपका 2030 विकल्प बी वाला सही रहेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था और जो फारसी में अनुवाद हुआ था वो किसके निर्देशन में हुआ था, यानी किसकी देखरेख में किया गया था। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी फैजी बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपको प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते चलिए। आगे बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर के प्रश्न पर। अब 9वें नंबर के प्रश्न में भैया जोड़ा मिलाना है, तो पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। क्लियर। चलिए, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो तृतीय युद्ध हुआ था आपका 1761 में। क्लियर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था 1576 में। ये तीसरा वाला विकल्प सही रहेगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का पहला 1192, तराइन का जो पहला युद्ध था 1191 और दूसरा युद्ध कब होगा 1192। चौथा वाला विकल्प सही रहेगा। और आपका बचा है असीरगढ़ का युद्ध, ये सबसे ऊपर जाएगा 1601 में। तो 2 3 4 1 ये आपके विकल्प सही रहेंगे। और 2 3 4 1 कहाँ पर दिया गया है, किस ऑप्शन में। 2 3 4 1 विकल्प सी में दिया गया है, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गुड सैमरिटियन एक सरनेम है या जिसको हम लोग पुकारते हैं गुड सैमरिटियन, ये किसे कहा जाता है। तो ये ऐसे दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को हम लोग गुड सैमरिटन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी वाला विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। 11वें नंबर में भी आपका जोड़ा ही मिलाना है, तो सबसे पहले हम जोड़ा मिलाएंगे और बाद में इसके विकल्पों को देखेंगे। तो चलिए 11 नंबर स्टार्ट करते हैं।
भारत शासन अधिनियम कब आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935 में आया था। भारतीय संविधान का लगभग 50% इसी से लिया गया है। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था भैया? तो भूलना नहीं है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 40 में अगस्त प्रस्ताव आएगा। और आपका आया है बेबल परियोजना। बेबल परियोजना, इसको हम लोग बेबल योजना भी कहते हैं, ये भारत के विभाजन से संबंधित थी, ये आएगा 1945 में। तो आपका जो जोड़ा बनेगा 1 4 2 3, ये आपका जोड़ा बनेगा। देखते हैं 1 4 2 3 कहाँ पर दिया गया है? विकल्प बी में दिया गया है। तो आपका विकल्प बी 11 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यानी कि अगर जो गांव की आपकी पंचायत होती है वो भंग कर दी जाए तो कितने समय के अंदर निर्वाचन करना होता है? यहाँ पर आप भारत के राष्ट्रपति से तुलना कर सकते हैं। 6 महीना इसका समय रहेगा। विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। 13 नंबर चलते हैं हम लोग। हाँ, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो ये एक थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न है। छावनी बोर्ड और पंचायत ये असम या केरल वगैरह में यहाँ पर बात होती है, उत्तर प्रदेश से ये ज़्यादा संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी वाला सही रहेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन ये सारे विवाद निपटाए जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1 मिनट। अगले प्रश्न में कहा गया है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन किसका उपग्रह है भैया? टाइटन शनि का उपग्रह है। आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब वो क्या क्या परिवर्तन देखता है? ये सारे प्रश्न कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, तो उनको ध्यान से आप पढ़ते जाइए। और यहाँ पर आपका विकल्प डी सही रहेगा। पादपों और पशुओं में भिन्नता बढ़ती जाती है। कब? जब आप ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेशेल्स कहाँ पर है? सेशेल्स एक देश है और ये किस महासागर में है, यही आपको बताना है। तो ये है भैया हिंद महासागर में। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कोंकण तट किसके बीच में फैला हुआ है? तो कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार गोवा और दमन द्वीप का जो एरिया है उसी को हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो अन्नामलाई है। और अन्नामलाई की जो चोटी है उसको हम लोग अनाईमुड़ी कहते हैं, यानी कि पहला वाला विकल्प अनाईमुड़ी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के लिंगानुपात का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। सही आरोही क्रम कौन सा बनेगा? तो लिंगानुपात का जो सही आरोही क्रम बनेगा वो विकल्प डी में बनेगा। पहले बिहार आएगा, फिर उससे कम आरोही क्रम मतलब घटते हुए सबसे कम पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है। तो बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर और केरल, विकल्प डी वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो उगाई जाती है वो कर्नाटक में उगाई जाती है। अब आपको एक बात कमेंट बॉक्स में लिखना है, यदि आपने कॉफ़ी के बारे में या कर्नाटक के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो कर्नाटक में कॉफ़ी की 2 प्रमुख किस्में पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी किस्में हैं वो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आपको पता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो स्वाभाविक सी बात है, दिए गए विकल्पों में से ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, यानी कि विकल्प बी हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें भी आपको भैया जोड़ा मिलाना है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जोड़ा मिलाएंगे, बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो 22 नंबर में बताइए, हीराकुंड बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है और ये महानदी पर बनाया गया है। थीन बांध कहाँ पर है? थीन बांध है रावी नदी पर। सलाल परियोजना कहाँ पर है? सलाल परियोजना किस नदी पर है भैया? तो इसके लिए चुनाव आपका सेकंड वाला सही रहेगा। और पोंग बांध कहाँ है? आपके ब्यास नदी पर है। तो इस प्रकार जो आपका विकल्प बन रहा है 4 3 2 1, ये आपका जोड़ा बन रहा है। और 4 3 2 1 ये कहाँ पर है? सबसे आखिरी में है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र का क्या कारण है? यानी किस गैस के कारण ओजोन छिद्र हो रहा है?
तो हजारों बार ये प्रश्न पढ़ चुके हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो स्वाभाविक सी बात है, खेती प्रभावित होती है, यानी कृषि, क्योंकि अगर पानी नहीं बरसेगा तो खेती करना मुश्किल है। आज भी ऐसी कंडीशन है भारत में। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पर, हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? यही आपको बताना है। तो 25 नंबर में यहाँ पर विकल्प आपका सी सही रहेगा। यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के समान समय तय करता है, यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग जितना समय लगता है उतना ही समय चंद्रमा को भी अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। तो यही आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अगले प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक चट्टान है? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो स्वाभाविक सी बात है, कोयला एक कार्बनिक चट्टान का उदाहरण होती है, यानी कि विकल्प भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। वैसे यहाँ पर संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट, इन सब में कार्बन पाया जाता है, लेकिन दिए गए विकल्पों के अनुसार आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, भू प्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता होती है? तो भू प्रकृति पर जो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर सर्वाधिक प्रचुरता जो है दिए गए विकल्पों में आपका सिलिका सही रहेगा। अगर आपको भू प्रकृति पर तत्व पूछा जाए तो वहाँ पर ऑक्सीजन आंसर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर दिए गए विकल्पों में सिलिका यानी मिट्टी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में 3 एक प्रकार के हैं, चौथा भिन्न है, उसका चयन कीजिए। तो कौन सा भिन्न है यही आपको बताना है। 28 नंबर में 28 नंबर में देखिए, ये एनसी है, डेन्यूब है, मिशिगन है और मैकेंजी हैं। ये सभी नदियां हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका में मिशिगन नदी भी है और मिशिगन झील भी है। तो यहाँ पर इसको अगर हम झील समझ लें मिशिगन, तो आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। कुछ प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पर, कोयला उत्पादन में रूर बेसिन के नाम से एक क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको बताना है ये रूर बेसिन किस देश में है? तो ये भैया जर्मनी में है। आपका विकल्प भी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व की 2/3 से अधिक टिन का उत्पादन किस देश में होता है? तो 30 नंबर में आपका जो टिन का उत्पादन 2/3 से अधिक होगा वो कहाँ होगा? चाइना में होगा। विकल्प ए यहाँ पर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील के लोग पीते हैं, यहीं पर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा गलत है? चलिए, कौन सा जोड़ा गलत है यही आपको बताना है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर जनजातियाँ लिखी गई हैं और वो कहाँ पर पाई जाती हैं ये आपके बारे में लिखा गया है। तो विकल्प जरा बी को देखिए, अफरीदी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। ये जो है बिल्कुल गलत है। जो गलत है वही आपका सही है। अफरीदी मतलब आफरीदी से समझ लीजिए। तो आफरीदी लोग कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में ना पाया जाएगा। कहाँ अफरीदी पाए जाएंगे? पाकिस्तान में पाए जाएंगे, यानी कि विकल्प बी आपका गलत है और जो गलत है वही आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं कर पाएगा? अगर विकल्पों को एक बार ध्यान से देख लेंगे तो ऐसे प्रश्न कभी नहीं गलत होंगे। जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कभी भी राज्यपाल नहीं करता है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो 34 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है, हाली पद्धति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपका विकल्प ए बधुआ मजदूर से है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 35 नंबर के प्रश्न पर। इसमें आपको कुछ सत्याग्रह के आंदोलन दिए गए हैं और उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपको जोड़ा मिलाना है। तो चलिए पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? तो इससे संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ये वाला दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना किसने किया था?
तो इसकी स्थापना रंगा साहब ने किया था, चौथा वाला विकल्प सही रहेगा। बंगाल प्रजा पार्टी, इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो इससे संबंधित व्यक्ति सीधा ही दिया गया है, फजलुल हक हैं। और बाकासक जो संग्रह था उससे संबंधित व्यक्ति कौन है? पहले नंबर पे स्वामी सत्यानंद सरस्वती। तो इस प्रकार 2 4 3 1 ये आपका विकल्प सही रहेगा। और 2 4 3 1 कहाँ पर है? विकल्प बी में दिया गया है, तो विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आगे जो हमारा 36 नंबर का प्रश्न दिया गया है, इसमें भी आपको जोड़ा ही मिलाना है। इसमें एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष के नाम लिखे गए हैं और उन्होंने किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था वो दिया गया है। तो पहले हम लोग जोड़ा मिलाते हैं, बाद में अपना काम करेंगे, यानी कि विकल्पों को बाद में देखेंगे। तो डॉक्टर M.A. अंसारी साहब ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो ये कहाँ जाएंगे भैया? ये जाएंगे मद्रास पे, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन साहब कहाँ पर जाएंगे? तो पुरुषोत्तम दास जो टंडन है ये जाएंगे नासिक में। सरोजनी नायडू कहाँ पर जाएंगी? सरोजनी नायडू जाएंगी विकल्प बी दूसरे वाले पे, कानपुर पे। और सुभाष चंद्र बोस कभी मत भूलिएगा, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बन रहा है 3 4 2 1 बन रहा है, और 3 4 2 1 कहाँ पर दिया गया है? विकल्प सी में दिया गया है। तो विकल्प सी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो ऐसा किसने किया था भैया? महान क्रांतिकारी का नाम आपको याद होना चाहिए, उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होना चाहिए, सही है, सॉरी। भारत का जो राष्ट्रपति होता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो किन किन समस्याओं पर या किस बात पर वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, यही आपको बताना है। ये आपके 4 1 2 3 4 लिखे गए हैं। इसमें से राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होती है वो बाहरी आक्रमण के समय की जा सकती है अथवा सशस्त्र विद्रोह के समय की जा सकती है, यानी कि पहला और तीसरा सही है। और पहला और तीसरा कहाँ पर दिया गया है? विकल्प डी में दिया गया है। इस प्रकार विकल्प डी इस प्रश्न के लिए आपका सही है। ये जोड़ा मिलाने वाले बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं आपके 39 नंबर में भी जोड़ा मिलाना है। एक तरफ घास के मैदान है और एक तरफ उनसे संबंधित देश हैं। तो चलो भैया इसका भी जोड़ा मिलाते हैं। अब भैया पंपास कहाँ पाया जाएगा? पंपास के बारे में मत भूलिएगा। ये आपका पंपास घास के मैदान सीधा जाएगा अर्जेंटीना में। कंपास कहाँ पाया जाएगा? तो कंपास क्या होता है? ये जाएगा नीचे ब्राज़ील में। प्रेरी मतलब प्यारी चीज़ें, और प्यारी चीज़ें कहाँ होती हैं? अमेरिका में होती हैं, उत्तरी अमेरिका में जाएगा। बेल्ट का मतलब होता है बा से बेल्ट, बा से बेस्ट, तो यानी कि बेस्ट मतलब दक्षिण, और कहाँ जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स का मतलब होता है बाउंस। तो किस देश में बहुत ज़्यादा बाउंस मिलता है पिचों में क्रिकेट खेलते समय? तो बाउंस मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ये आपका दूसरे नंबर पे जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ा देखते हैं। 1 5 4 3 2 ये हमारा क्रम बन रहा था। 1 5 4 3 2 कहाँ पर दिया गया है? विकल्प बी में दिया गया है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? फटाफट बताते चलिए। स्वतंत्रता को हम लोग कैसे सीमित कर सकते हैं? यहाँ पर दिए गए विकल्पों में विधि द्वारा ये सबसे उपयुक्त विकल्प है। डेमोक्रेसी एक जो शब्द है बार बार ये इसका प्रयोग किया जाता है, ये किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर आपका ग्रीक, पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण जो नीति है भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो 42 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा? 1911, विकल्प बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर के प्रश्न पर। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या है? तो सबसे बड़ा जो व्यय का मद होता है वो कौन सा है? तो यहाँ पर ब्याज की अदायगी, जो भारत देश में अनेक जगहों से ब्याज ले रखा है, तो ब्याज की अदायगी है जो होता है वो बजट का सबसे बड़ा मद है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो भारतीय जो कृषि है उसमें उत्पादन कम होने का कौन सा कारण नहीं है? तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सहकारी कृषि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ना है। निफे शब्द, जो निफे शब्द हम लोग प्रयोग में लाते हैं ये किसके लिए प्रयोग में लाते हैं? तो निफे का मतलब होता है पृथ्वी की कोर से ही,
ठीक है। निफे NIFE यानी कि पृथ्वी कोर में निकल और फेरस यानी कि लोहा पाया जाता है, निफे इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच का जो समय होता है मध्याह्न 12 बज रहा है और 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा ये आपको बताना है। तो यानी इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर ग्रीनविच पर समय 12 बज रहा है तो पूरब की दिशा में जाएंगे तो हमारा समय आगे होगा, यानी कि समय में जोड़ेंगे। और 50 डिग्री क्या होगा यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट, ये एक छोटा सा फार्मूला है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 50 डिग्री बराबर 5 चौके 20 यानी कि 200 मिनट। अब 200 मिनट में कितने घंटे होंगे भैया, 200 मिनट में अगर आप 60 का भाग देंगे तो 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि अभी कितना बज रहा है मध्याह्न में 12 बज रहा है। 12 से 3 घंटे 20 मिनट आगे, यानी कि समय कितना हो जाएगा सायंकालीन 3:20। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो अगले प्रश्न में भी भैया जोड़ा मिलाना है, इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। बहुत खतरनाक सा ये प्रश्न दिया गया है 47 नंबर के प्रश्न में। तो चलिए भैया इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला 47 नंबर का प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो राजकोषीय घाटे की जो परिभाषा होती है वो आपके इस तीसरे नंबर पर दिया गया है। ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, इसको हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिखी गई है और उस परिभाषा को मैच कराना है, ठीक है। बजटीय घाटा किसे कहते हैं? तो बजटीय घाटा सबसे ऊपर दिया गया है। कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता हो जाना ही बजटीय घाटा कहलाता है। राजस्व घाटा क्या कहलाता है? राजस्व घाटा आपका राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता होना राजस्व घाटा कहलाता है। और प्राथमिक घाटा ये कहाँ जाएगा, सीधे सीधे नंबर 4 पे जाएगा। तो इस PDF को डाउनलोड करके आप इन सब की परिभाषा को रट लीजिएगा, हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 48 नंबर के प्रश्न पर। 48 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुएज नहर किसको आपस में जोड़ता है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है, पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही है? ठीक है, इसमें सही युग्म ढूंढना है। किस शहर के किनारे कौन सी नदी बहती है, यानी किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, यही आपको बताना है। और एक ही इसमें जोड़ा सही है और वो कौन सा है, बगदाद। बगदाद किस नदी के किनारे है? टिग्रिस नदी के किनारे है, दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सर्दी जुकाम बहुत ही तेज हो रखा है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में गर्म मुद्रा कहते हैं, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि को बुक्स फॉर ब्लाइंड संधि भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मराकेश संधि को कहा जाता है, आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? तो भारत ने इस चाबहार बंदरगाह में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और ये कहाँ पर है? ये है भैया आपके ईरान वाले देश में। तो क्योंकि ईरान जाने के बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मतलब बीच में क्या पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता, तो पाकिस्तान से होकर हम लोग ईरान नहीं जा सकते, इसलिए समुद्री रास्ते से हम लोग ईरान जाते हैं और वहाँ से हम लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं। तो मिडिल ईस्ट में चाबहार जो बंदरगाह है ईरान के पास में, उसमें भारत ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश प्रथम निम्न में से कौन सा देश का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको हम लोग CDS कहते हैं, नियुक्त किया गया है? कभी कभी जल्दबाजी में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, यह बहुत ही आसान प्रश्न है। जनरल बिपिन रावत इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है, यही आपको बताना है। तो 54 नंबर का जो चिल्का है ये उड़ीसा में है और ये बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है, यही आपका बिल्कुल सही रहेगा। बाकी सभी में बाघ पाए जाते हैं। 55 नंबर पर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय कौन सा उद्यान है? दुधवा है, सबको पता है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। भारत का कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो भारत में वनाच्छादित क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक किसका है? 56 नंबर में आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसर सम्मेलन ये जो संरक्षण से संबंधित है, ये किसके संरक्षण से संबंधित है? तो 57 नंबर पे रामसर जो सम्मेलन किया जाता है वो नम भूमि के लिए किया जाता है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा।
आगे बढ़ते हैं, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो सबको पता है विलुप्त प्राणी जो प्राणी होते हैं उनको संकटग्रस्त प्राणी होते हैं उन्हीं से संबंधित हमारा रेड डाटा बुक है, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार ये दिया जाता है किसके लिए भैया? 59 नंबर में ये विकल्प ए बी सी तीनों सही होंगे, यानी कि इसका सही विकल्प रहेगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको जोड़ा मिलाना है 60 नंबर पर। तो जोड़ा नहीं मिलाना, इसमें लिखा गया है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान इसमें से गलत है और कौन सा गलत है वही आपको बताना है। एक मिनट, इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है। तो 60 नंबर में क्या सही हो सकता है? 60 नंबर में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, डी नंबर पर दिया है पिन वैली। पिन वैली लिखा है जम्मू कश्मीर, जो कि आपका पूरी तरीके से गलत है। पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। डी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल कौन सी है? यहाँ पर बायोडीजल की जो फसल है वो जेट्रोफा है, विकल्प सी सही है आपका। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर है आपका? ये है कानपुर में, विकल्प सी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनंतरिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो उसका जो सही आंसर रहेगा वो गाजियाबाद, विकल्प बी हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष संख्या का अनुपात क्या है? तो 64 नंबर में 898, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 898 महिलाएं हैं, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के बहुत सारे प्रश्न हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ पर है? 65 नंबर में आपका दिए गए विकल्पों के अनुसार रामपुर सही रहेगा, विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा शहर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें हड़प्पा एक प्रमुख शहर था। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये शहर रावी नदी के किनारे था, विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना किया था? तो वेद मंत्रों की रचना किसने किया था दिए गए विकल्पों में से? तो यहाँ पर आपका जो पहला विकल्प है लोपा मुद्रा, ये आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न में लिखा है हमारी जो चौथी बौद्ध संगति थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो 68 नंबर में क्या आंसर रहेगा? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, आपका पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, इंडिका ये एक पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं मेगास्थनीज, आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए भैया जोड़ा मिलाना है। तो कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? 71 नंबर के प्रश्न में ये जोड़ा मिलाना है। तो चलिए फटाफट हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं। लेप्चा कहाँ पाया जाएगा? तो जो लेप्चा है ये कहाँ पाए जाएंगे भैया? सिक्किम में पाए जाएंगे। मारिया जनजाति कहाँ पाई जाएगी? मारिया जो जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उराली कहाँ पाए जाएंगे? उराली आपके केरल में पाए जाएंगे। और बचा है खांसी आपके पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि उत्तरांचल में पाई जाती है। यानी कि 2, 3, 4 और 1 ये आपका जोड़ा बनेगा। और ये कहाँ पर है? 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 ये है विकल्प सी में है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? 72 नंबर में, कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना, मानवाधिकार आयोग आपका बिल्कुल सही रहेगा। 73 नंबर पर चलते हैं, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की थी उसके सभापति कौन थे? तो सबको पता है ये आंसर, पंचायती राज से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका नाम है बलवंत राय मेहता, विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं 74 नंबर के प्रश्न पर, और इसमें भी आपको जोड़ा मिलाना है। तो पहले जोड़ा मिलाएंगे और बाद में विकल्पों को देखते हैं। एक तरफ ऐतिहासिक स्थल हैं, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य हैं। तो चलिए फटाफट जोड़ा लाते हैं। भीमबेटका कहाँ पर है भैया? भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। शोर टेम्पल कहाँ पर है? शोर टेम्पल है आपके तमिलनाडु में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। और मानस कहाँ पर है? असम में है। तो यहाँ पर जो आपका जोड़ा मिल रहा है 2 3 4 1, 2 3 4 1 कहाँ पर है? ये आपके विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका दिए गए प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य जो राजवंश था दक्षिण भारत का, उसकी राजधानी कौन सी थी? तो चालुक्य की राजधानी वातापी थी। आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर पर। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था इसकी नींव किसने रखा था? इसकी नींव दंती दुर्ग ने रखा था। विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख मिलता है वह कौन सा नाम है? तो सम्राट अशोक को हम लोग प्रियदर्शी सम्राट कहते हैं, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार तो भूलना ही नहीं है। तो किसने किया था? शून्य के आविष्कार के बारे में देखिए, शून्य के आविष्कार आर्यभट्ट के बारे में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में विकल्प डी दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। आर्यभट्ट ही प्रत्येक पुस्तक में लिखा रहता है, तो किसने किया था इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? तो 79 नंबर का जो प्रश्न है उसका कौन सा विकल्प सही होगा? इल्तुतमिश के समय में ऐसा हुआ था। विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 80 नंबर पर बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ऐसा किसने किया था? ऐसा बलबन ने किया था। विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही है। 81 नंबर पर चलते हैं। अब इसमें भी आपको जोड़ा मिलाना है। किस राजवंश की स्थापना कहाँ पर किया गया था, यही आपको बताना है। तो एक बार विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम लोग अपना जोड़ा मिलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आदिल शाही जो राजवंश था वो कहाँ पर संबंधित था? वो है बीजापुर से संबंधित। कुतुब शाही किससे संबंधित? कुतुब शाही है गोलकुंडा से संबंधित। निजाम शाही कहाँ से संबंधित है? अहमदनगर से संबंधित है। और सरकी जो राजवंश था वो कहाँ पर है? गोरखपुर में है। तो इस प्रकार 2 3 1 4 आपका क्रम बन रहा है। तो 2 3 1 4 विकल्प डी में दिया गया है। विकल्प डी यहाँ पर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी एक जोड़ा सही है और वो जोड़ा कौन सा है, यही आपको 82 नंबर में बताना है। तो द्वैतवाद का जो प्रचार किया था वो किसने किया था? मध्वाचार्य ने किया था। आपका यही वाला जोड़ा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाकुंतलम ये एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है कालिदास ने। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। 1 मिनट का समय दीजिए, पानी पी लेते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कौन सा है? कुरल है। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है, कुरल जो है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। निम्न में से ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अवध के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो भूलिएगा मत, प्लासी का युद्ध। पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ये पंजाब के राजा थे और उस समय पंजाब की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? लाहौर हुआ करती थी। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो किसने किया था भैया? विकल्प सी वॉरेन हेस्टिंग्स आपका बिल्कुल सही है। 88 नंबर के प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी भैया जोड़ा मिलाना है। कौन सा क्रांतिकारी किस स्थान से संबंधित हैं? तो चलिए जोड़ा मिलाते हैं हम लोग। तो नाना साहब के बारे में बात करते हैं। नाना साहब कहाँ पर जाएंगे? नाना साहब कहाँ से हैं? कानपुर से हैं। दूसरा वाला जोड़ा इनके पास जाएगा।
और नवाब हामिद अली खान ये कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे भैया दिल्ली में, ठीक है। मौलवी महमूद उल्लाह, इनको महमूद उल्लाह भी कहते हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये सीधे सीधे लखनऊ में जाएंगे, सीधा इनका जोड़ा मिल रहा है। और मनी राम दीवान ये कहाँ से संबंधित हैं, ये असम से संबंधित हैं। तो आपका जो क्रम बनेगा वो 2 1 3 4 बनेगा। ये कहाँ पर है, 2 1 3 4 विकल्प डी में है, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कौन सी संस्था जो है सर्वाधिक काम करती थी, यानी पिछड़े वर्गों के उत्थान से कौन सी संस्था संबंधित है, और यहाँ पर सत्य शोधक समाज विकल्प बी हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी, तो इस अधिनियम को ध्यान में रखना है, ये कितनी आयु थी, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी 14 वर्ष और 18 वर्ष, लड़कियों का 14 और लड़कों का 18 वर्ष। 92 नंबर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है, यही आपको बताना है। तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की स्वीकृति दिया था, यानी पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया था, ये आपका बिल्कुल गलत है, बाकी के सारे यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, यानी कि इसमें से एक ABCD में से सिर्फ एक जोड़ा सही है, वो कौन सा सही है वही आपको बताना है। फटाफट विकल्पों को पढ़ लीजिए। तो 93 नंबर में फ्रैंक मोरेस ने जवाहरलाल नेहरू की जीवनी को लिखा था, बायोग्राफी को लिखा था, यही वाला जोड़ा बिल्कुल सही है और बाकी सब गलत हैं। आगे एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन वॉर फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके राइटर कौन हैं, तो इसके राइटर सावरकर साहब हैं, विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस केस में बताया था, यानी किस केस में इसकी व्याख्या किया था, यही आपको बताना है। संविधान के आधारभूत ढांचे की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में किया था, तो बहुत ही फेमस केस है 1973 का केशवानंद भारती केस, ये आपका विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे, यानी कहने का मतलब है कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 आया था तो उस समय कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र बनाए गए थे, तो टोटल 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि विकल्प ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 97 नंबर में दिया गया है, कुछ राज्य दिए गए हैं, उनको कालानुक्रम के अनुसार लगाना है कि कौन सा राज्य कब बनाया गया था। तो चलिए इसको हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों में छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा भैया, सिक्किम आएगा, क्योंकि ये कब बना था, 1975 में बना था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा, क्यों, क्योंकि ये 1987 में बनाया था। अब झारखंड और छत्तीसगढ़ एक ही सन में, यानी कि सन 2000 में बने थे, लेकिन यहाँ पर डेट का फ़र्क है। जो छत्तीसगढ़ है वो 1 नवंबर सन 2000 और झारखंड आपका कब बना था, 15 नवंबर सन 2000। तो जो क्रम यहाँ पर बन रहा है वो 4, पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 3 आएगा। तो 4 2 1 3 कहाँ पर है भैया, 4 2 1 3 विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका सही क्रम में लगा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में भी भैया जोड़ा मिलाना है, तो पहले जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। ब्लैक रस्ट जो रोग है ये किससे संबंधित है, तो ये है गेहूं से संबंधित। स्टेम रॉट जो रोग है ये किससे संबंधित है, ये चावल से। वाइट रस्ट किससे संबंधित है, तो ये सरसों से। और अर्ली ब्लाइट जो रोग है वो आलू से संबंधित है, यानी कि 4 1 2 3 आपका क्रम है, 4 1 2 3 विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, तो आपका यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, यहाँ पर आपका ये तीनों सही होना चाहिए, यानी कि इस प्रश्न के लिए विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। गोकाक जलप्रपात किस जिले में बनाया गया है, है ये जलप्रपात बनाया नहीं गया है, ये ऑलरेडी है, प्राकृतिक रूप से है। तो गोकाक जलप्रपात किस जिले में है, सबसे पहले जानिए कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य के किस जिले में है, तो कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा।
तो सामान्य जो आपका अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन, उसके टोटल यहाँ पर हम लोग 100 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। इन 100 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई आपके मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। आज कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।